नमस्कार। मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं धर्मवीर भारती का लिखा निबंध ठेले पर हिमालय, जो कि BCO BCom फर्स्ट सेमेस्टर का लेसन है। धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। भारती जी का जन्म 25 सितंबर 1926 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद से ही इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दिया, अध्यापन कार्य भी किया। परिमल संस्था के साथ उनकी सक्रिय भागीदारी भी रही। बाद में फिर धर्मयुग पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में विशिष्ट उपस्थिति बनी रही। लेखन की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हुई। बतौर कॉपी दूसरा सप्तक में शामिल किए जाने से पहले उनके एक उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, एक समीक्षा ग्रंथ और अनुवाद की एक किताब प्रकाशित हो चुकी थी। वह कविताएं कम लिखते थे। भारती कविताएं कम लिखता है, लेकिन जब लिखता है तो अपनी रुचि की और अपने ईमान की। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद कवि के रूप में उनकी चर्चा बढ़ी। कविता के प्रति उनका आग्रह रहा कि उनकी कसौटी इतनी व्यापक बनानी होगी कि वह सभी अति नवीन अनुभूतियों की अपनी बाहों में घेरती हुई मानव की चीर आदिम प्रवृत्तियों का मर्म को छू सके। धर्मवीर भारती की प्रतिष्ठा एक कवि के साथ ही साथ अप्रतिम गद्य लेखक की भी रही है। उनकी पत्रकारिता और संपादकत्व पर अलग से विशेष बात की जाती है। धर्मयुग साप्ताहिक को अपने जमाने की मशाल होने का श्रेय हासिल है। वह एक अनुवादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। गुनाहों का देवता, अंधा युग और सूरज का 7वां घोड़ा जैसी उनकी कृतियां हिंदी जगत में अद्वितीय लोकप्रियता जीती रही है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती की इसी शीर्षक निबंध संग्रह से लिया गया है। यह एक यात्रा वृतांत है। इसमें कौशानी की यात्रा तथा वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। दिलचस्प है शीर्षक ठेले पर हिमालय, अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लेखक अपने एक उपन्यास मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़ा था। वहां एक बर्फ वाला बर्फ की सिलिया ठेले पर लाद कर लाया। उन्हें देखकर उसके अल्मोड़ा निवासी मित्र ने कहा, बर्फ तो हिमालय की शोभा है। तभी अन्यास लेखक को यह शीर्षक प्राप्त हो गया। बर्फ को देखा लेखक के मन में अनेक विचार आए। उनके बारे में उसने अपने मित्र को भी बताया। यह सत्य है कि हिमाच्छादित हिमालय की शोभा अनुपम है तथा दूर से बड़ी मनोहर लगती है। कौसानी की माया। बर्फ को निकट से देखने के लिए लेखक कौसानी घूमने गया। वह नैनीताल, रानीखेत, मझकोली होते हुए बस से कोसी पहुंचते हैं। कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा तथा दूसरा कौसानी की ओर जाती है। रास्ता सूखा, कुरूप, उबड़ खाबड़ था। बस का ड्राइवर भी नौसिखिया और थोड़ा लापरवाह था। उसके कारण यात्रियों के चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। बस अल्मोड़ा की तरफ चल पड़ी। लेखक अपने साथियों सहित कोसी उतर गया। वहां शुक्ल भी पहुंचे। वह एक उत्साही साथी थे। कौसानी जाने के लिए उन्होंने ही लेखक को उत्साहित किया था। उसके साथ एक दुबला पतला व्यक्ति भी था। उसका नाम सेन था। वह चित्रकार था। कोसी से कौसानी बस और कौसानी के लिए चल पड़ी। कल कल करती कोसी तट पर छोटे छोटे गांव भी दिख रहे थे। मखमली खेत, सुंदर सोमेश्वर घाटी, मार्ग सुंदर और बड़ा हरा भरा। परंतु लेखक का मन निराश हो रहा था। वे लोग 18 मील चलकर कौसानी के पास पहुंच चुके थे। अभी भी कौसानी 6 मील दूर था। कौसानी की सुंदरता के बारे में जैसा बताया गया था वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। उसको कश्मीर से भी अधिक सुंदर बताया गया था। लेखक ने अपने संशय के बारे में शुक्ल जी को बताया, पर वो भी चुप थे। बस कौसानी अड्डे पर रुकी। सोमेश्वर घाटी से उत्तर में पर्वत के शिखर पर छोटा सा गांव कौसानी बसा हुआ था। उसको देखकर लेखक को लगा कि उसको ठगा गया है, यानी कि छल किया गया है। घाटी के सौंदर्य। लेखक अनमना सा बस से उतरा, किंतु घाटी के सौंदर्य को देखकर वो जैसे शब्द रह गया। पर्वतीय अंचल में 50 मील चौड़ी कल्यूर की सुंदर घाटी फैली हुई थी।
उसके मखमली खेत, शिलाओं को काटकर बनाए गए लाल लाल रास्ते, उसके सफेद किनारे, उलझी हुई बेलों जैसी नदियां आकर्षित थी। लेखक ने सोचा, यक्ष और किन्नर भी यहीं रहते होंगे। वह सौंदर्य इतना निष्कलंक था कि लेखक ने सोचा कि जूते उतारकर पांव पोंछकर ही धरती पर पैर रखने चाहिए। दूर क्षितिज तक फैले खेत, वन, नदियों के बाद धुंधले नीले कोहरे में छोटे छोटे पर्वत बड़े ही प्यारे दिख रहे थे। उसके बाद बादल, ऐसे जैसे बादल घूम रहे हों। धीरे धीरे बादलों के हटने पर लेखक ने बर्फ को देखा। बादलों से एक छोटा सा बर्फ से ढका शिखर दिखाई दे रहा था। उसने प्रसन्नता के साथ चिल्ला के कहा, बर्फ, वो देखो बर्फ बर्फ। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा और फिर वह लुप्त हो गया। हिम दर्शन। हिम दर्शन से एक क्षण में लेखक की खिन्नता और थकावट जो थी वो दूर हो गई। खिन्नता यानी जो नाराजगी थी। वे व्याकुल हो उठे। वे सोच रहे थे कि बादलों के छटने पर हिमालय का अनावृत सौंदर्य उनके सामने होगा। शुक्ल जी बिल्कुल शांत थे, जैसे मुस्कुरा कर कह रहे हो। बड़े अधीर हो रहे थे। देखा यहाँ का जादू। सामान डाक बंगले में रखकर बिना चाय पिए सब बरामदे में बैठे रहे। धीरे धीरे बादल छटने लगे। एक एक करके नए बर्फ से ढके पर्वत शिखर फिर दिखाई देने लगते हैं। फिर सब कुछ खुल गया। बाईं ओर से दाईं ओर जाती हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला दिखाई दे रही थी। हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी तथा सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप नष्ट हो रहे थे। तब समझ में आया कि पुराने साधकों ने दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का ताप क्यों कहा था तथा उनसे मुक्त होने वे हिमालय पर क्यों जाते थे। यह बर्फ अत्यंत पुरानी है। विदेशियों ने इसको चिरंतन हिम और अर्थात एटर्नल स्नो कहा है। सूरज ढलने लगा था। उसके प्रकाश में सुदूर शिखरों के दर्रे, ग्लेशियर, जल, घाटियां आदि साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेखक सोचने लगे कि वह सदैव बर्फ से ढके रह रहे या कभी मनुष्य के पैर भी वहां पड़े हैं या नहीं। डूबते सूर्य के प्रकाश में ग्लेशियर और घाटियां बिल्कुल पीली पीली सी दिख रही थी। लेखक और उनके साथी उठे और हाथ मुंह धोकर चाय पीने लगते हैं। कौशानी की पर्वतमाला में स्थित कत्यूर की घाटी का अद्भुत सौंदर्य बिखरा पड़ा था। लेखक को लगा जैसे वो किसी दूसरे जादुई लोक में आ गए हों और इस धरती पर पांव को साफ करके रख के आगे बढ़ना चाहिए। लेखक को क्षितिज के धुंधलेपन में कुछ पर्वतों का एहसास हुआ जिसे पीछे बादल थे। अचानक लेखक को बादलों के बीच नीले, सफेद, रुपहले रंग का कुछ टुकड़ा दिखाई दिया जो कत्यूर घाटी में स्थित पर्वतराज हिमालय था। परंतु एक क्षण बाद ही उसे बादलों ने तुरंत ढक लिया, जैसे किसी बच्चे को खिड़की से अंदर खींच लिया हो। परंतु उसी क्षण भर के हिम दर्शन ने लेखक के मन की निराशा, उदासी और थकावट को भी पूरी तरह दूर कर दिया था। शुक्ल जी शांत ही थे और वो जैसे इशारे से कह रहे थे, देखा यहाँ के जादू। और फिर उस समय लोगों की क्या मन की दशा थी उसका वर्णन करना बिल्कुल असंभव है। अगर लेखक उसका वर्णन कर पाते तो उनके मन में वर्णन न करने पाने की एक पीड़ा भी और हो जाती। लेखक सोचने लगता है कि हिमालय की शीतलता से अपने दुखों को नष्ट करने के लिए ही तपस्वी यहाँ आकर साधना किया करते थे। सूरज के अस्त के समय कत्यूर घाटी का सौंदर्य अद्भुत था। रात में चांद के आगमन पर ऐसा लगा जैसे हिम जो है यानी कि बर्फ निंद्रा में मग्न है। हिमालय के दर्शन से लेखक स्वयं को कल्पनाहीन और छोटा महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे हिमालय उसे उसके समान ऊंचा उठने की चुनौती दे रहा हो। सेन एक मनोरंजक व्यक्ति था जो हर दृष्टिकोण से हिमालय को देखना चाहता था। कुछ समय बाद चांद निकला और चारों तरफ शांति थी। लेखक आराम कुर्सी पर बैठा था। वो सोच रहा था कि उसका मन कल्पनाहीन क्यों हो रहा है। हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़कर उसे उत्साहित कर रहा है कि हिम्मत है तो ऊंचे उठोगे। तभी सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा। वह बहुत प्रसन्न था। वह शीर्षासन कर रहा था। कह रहा था, हम सिर के बल खड़े होकर हिमालय देखेंगे।
अगले दिन हम 12 मील चलकर बैजनाथ धाम पहुंचे। वहां गोमती नदी बहती है। इसके जल से हिमालय की छाया तैर रही थी। ठेले पर बर्फ देखकर लेखक के मित्र हिमालय की स्मृतियों में डूब गए थे। लेखक उनके मन के दर्द को समझता है। हिमालय के शिखरों पर जमी बर्फ बार बार बुलाती है। लेखक उनको लौट कर आने का वचन देता है। उनकी ऊंचाइयों पर उनका आवास है। उसका मन वही रमता है। लेखक के मित्र अल्मोड़ा के रहने वाले थे। वे बोले, यह बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और सुनते ही लेखक ने तुरंत अपने लेख का शीर्षक ठेले पर हिमालय रख दिया। आज भी लेखक को उसका स्मरण आता है। ठेले पर हिमालय कहकर लेखक उन बर्फ की स्मृतियों को भुलाने की कोशिश करता है जो लेखक को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। लेखक का मन होता है कि हिमालय को संदेश भेजे कि वह लौटकर अवश्य आएगा। ऊंचाइयों पर उसका मन लगता है, जिसकी स्मृति उसके मन में बार बार उठती है। इस प्रकार ठेले पर हिमालय ये निबंध यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो बहुत शॉर्ट नोट्स में बनाया मैंने, तो 2-3 लेसन रह गया है जो मैं पोस्ट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल है। मुझे बहुत लेट से किसी ने रिक्वेस्ट किया, तो मेरे पास टाइम की कमी थी, माफ़ी चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम सेकेंड सेमेस्टर में आपको पहले से ही वीडियो डालना शुरू कर दूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।